हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तिब्बती राइडर। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो गाइस, हम आ चुके हैं आज सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। और सारनाथ का मेन जो है वो है बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश यहीं दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है, और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। तो आज हम यहाँ के बारे में बताएंगे आपको। और गाइस, तो हमने यहाँ पर सारनाथ मंदिर घूमने के लिए आए थे। सारनाथ में जगह है, जा सकता है। सारनाथ जगह है, तो यहाँ पर सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। तो हमने गाइड कर लिया है, ये गाइड ये भाई बाइक पे चल रहा है, और गाइड के साथ ही करेंगे सारी की सारी चीजें हम भी कवर, कौन कौन सी जगहें जानी है, क्योंकि गाइड थोड़ा अच्छे से बता देते हैं। प्रशांत हमारा चला गया है, प्रशांत अभी आएगा, 2-3 घंटे बाद मिलेगा, क्योंकि प्रशांत का पेपर है। बाकी और देखिए, चलते हैं सारनाथ में, घूमते हैं सारनाथ का वाराणसी में सारनाथ जगह। अबे आए हो तो घूम लो ना। तो बताऊंगा जो यहाँ के बारे में, उसलिए मैं तो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पता 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं यहाँ के डेवलपमेंट। ये भैया हॉस्पिटल, तो इसमें सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं सर। देखिए सर, सारनाथ बेसिकली एक बुद्धिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं सब लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड हैं। सारे टेम्पल्स महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। उसी में एक संस्था है महाबोधि बुनकर सोसाइटी, उसी के हम लोग मेंबर हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पूरे बुद्धिज़्म में 4 स्थान बहुत पवित्र माने गए हैं, यहाँ वो फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। पहला है लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बुद्ध गया, जो बिहार में है, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे 6 वर्षों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ये वहाँ का मेन टेम्पल महाबोधि टेम्पल। निरंजना का दूसरा सारनाथ है। निरंजना रिवर है ना? हाँ, निरंजन, लेकिन अब सूख चुकी है। हाँ, तीसरा सारनाथ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ आए, उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। और चौथा कुशीनगर है, जो गोरखपुर के पास, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट वाला जी। ये बीच वाला क्या है? ये वाला ये सारनाथ, ये अभी हम देखेंगे। 483 में था, 463 ईसा को 63 में। सामने जो टेम्पल देख रहे हैं, चाइनीज टेम्पल है। ये इसका फाउंडेशन 1939 में चाइना के एक बौद्ध भिक्षु थे, मिस्टर लिंग चुन सैंग, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आज़ादी से पहले का मंदिर है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। उसके फ्रंट साइड में लॉफिंग बुद्धा का स्टैचू है, जो बुद्ध का एक स्वरूप माना जाता है चाइना में। जाएंगे सर, अंदर जाएंगे, वहाँ चप्पल जूता उतारिए, फोटोग्राफी अलाउड है। दर्शन करके तो क्या होगा, हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद में हर्ष को कैमरे के भाई हम बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं अपने केतन भाई को, जिनका राइडर नाम है तिब्बती राइडर यूट्यूब चैनल। लाफिंग बुद्धा। और कोई बात ही वो वैसे भी सुना है। वहाँ कोई रुचि ना हो बताओ तुम। अरे सुन ले। देखिए सर, ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। इसको मूलगंध कोटि बिहार के नाम से जाना जाता है। इसका मूलगंध कोटि बिहार। इसका फाउंडेशन 1931 में श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनका नाम अनागारिक धर्मपाल था, उनके द्वारा किया गया है। इसलिए इसको श्रीलंकन टेम्पल भी कहते हैं। ये रेड सैंड स्टोन के, राजस्थान के रेड सैंड स्टोन से बना हुआ, तकरीबन 200 फीट हाइट इसकी है। अगर आप अंदर जाएंगे तो उसमें 8 फीट की गोल्डन कलर सिंगल स्टोन भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी। गोल्डन कलर? हाँ, गोल्डन कलर है, गोल्ड पॉलिश है, गोल्ड पॉलिश है। और इसके दीवारों की चारों तरफ जापानीज आर्टिस्टों द्वारा वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो बुद्ध के जन्म से लेकर मरण तक का पूरा विवरण प्रदान करती हैं। पेंटिंग के द्वारा जी, जिसको बनाने में 1932 से 1936 का समय लगा। सिद्धार्थ नाम था दूसरा। तो काफ़ी यूनिक पेंटिंग्स हैं, आप उसको देखोगे। और इसके बेसमेंट में बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, एक अस्थि कलश में। रियली मस्ती है। वो आज भी स्थित थी जी, यहीं पे तो हुआ था उनका, वो जो हुआ था, डेथ जो हुई थी यहीं हुई थी।
जो उनकी ये मृत्यु डेथ हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी। मैंने बताया पहला ना, यहाँ लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, लुम्बिनी में उन्होंने कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो एक्चुअली में पूरे बुद्धिस्ट सर्किट में 8 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ बुद्ध के अस्थि कलश है। यहाँ पे उनके बोन्स का एक पार्ट रखा हुआ है अस्थि कलश में। कौन सी वाली बोन्स है शरीर की? अरे पूरी बोन्स है, अस्थि छोटी सी अस्थि हैं। पूरा इसका तो साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर में बाहर निकाला जाता है दर्शन के लिए। उस दिन हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठा होते हैं, उन अस्थियों के दर्शन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, 2 से 3 किलोमीटर की रैली निकालते हैं। तो सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन करेंगे। साइड में आपका बोधि वृक्ष है, वहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है, मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जापानीज आर्टिस्टों से बनी हुई पेंटिंग्स है। जापानीज टेक्नोलॉजी। ये वो पेड़ के नीचे जो तपस्या कर रही है, ये वो वाला पेड़ नीचे इन्होंने तपस्या करी थी, वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये प्योर गोल्ड है, नो मिलावट वाली। तो ये अंदर से बहुत बुद्ध गया में जिस पीपल के नीचे बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उसकी 3rd ब्रांच है। ओरिजिनल जो है वो बोध गया में है। उसकी एक ब्रांच कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट के बेटे और बेटी, उनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, उनके द्वारा बोध गया से श्रीलंका में अनुराधापुरम नामक सिटी में प्लांट किया गया। 1931 में अनागारिक धर्मपाल ने इस टेम्पल का फाउंडेशन करने के बाद वो श्रीलंका से एक ब्रांच लेकर के आया। उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था वहाँ प्रचार के लिए। प्रचार के लिए। तो ये 90 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ है, उसी की शाखा है जिससे नीचे बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ। 90 साल से 1931 में एक टेम्पल बना, उसके बाद वहाँ से लेके यहाँ मतलब उसी ब्रांच से बना है। इसके नीचे 5 शिष्यों का एक मॉडल बना हुआ है। ये मॉडल म्यांमार गवर्नमेंट ने बनाया है और इमेजिनेशन है कि इस तरीके से बुद्ध ने उपदेश दिया होगा। इनके नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, जिनका नाम असजी, बप्पा, भद्रा, कौंडिन्य और महामाया। सामने जो रोटेट हो रहा है इसको धम्म चक्र या प्रेयर व्हील बोलते हैं। हर बुद्धिस्ट प्लेस पे आपको ये दिखाई देगा। इस पे पाली भाषा में तिब्बती मंत्र लिखे रहता है। जैसे हम लोग माला जाप करते हुए पूजा पाठ करते हैं, बुद्धिस्ट लोग इसको रोटेट करते हुए बोधि वृक्ष का एक परिक्रमा करते हैं। इससे मन को शांति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये लोग श्रीलंकन लोग हैं। हाँ, ये लोग श्रीलंका से आए हुए हैं, उतनी दूर से आते हैं। ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जैसे हम लोग अपने गाने तो यहाँ बज रहे हैं, मेडिटेशन कैसे करेंगे? वो सब उधर कोई शादी उदी की प्रॉब्लम हुई। सर देखिए सामने जो बड़ा घंटा देख रहे हैं, ये अष्टधातु का बना हुआ 2010 किलो का घंटा है, जो जर्मनी से आया है 2008 में बाय शिप आया है। ये 2010 किलो का हुई होगा, 2010 किलो, 2 कुंटल का, 2 टन का हो गया। 2 कुंटल का, टन हो गया। 2 टन का है, 2 टन का। 1000 किलो बराबर 1000 में 100 कुंटल होता है। 2 टन का है, 1000 टन का है भाई साहब। 10,000 में 1 टन, 2000 नहीं 2000 टन का, 2 टन का। तुम बाद में, तुम आगे की बात सुनो। तो ये 2010 किलो का घंटा है, जो जर्मनी से बाय शिप आया है सर 2008 में। किसी जर्मन लेडी ने महाबोधि सोसाइटी को दान दिया। दिन में 2 बार बजता है। जो ये लिख रहा है, ये कई भाषाओं में तिब्बती मंत्र लिखे हुए हैं। दिन में 2 बार बजता है, सुबह के 4 बजे जब ये मंदिर खुलता है, शाम को 6:30 बजे जब ये क्लोज होता है। तो इसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके बाद 2 से 3 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया कवर करता है। मतलब एक ही बार बजेगा या नहीं, 4 o'clock 4 टाइम बजेगा। एक कर्मचारी आता है, वो 4 बार करके 4 बार बजाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो पोल भी बहुत लगानी पड़ती है। हाँ सर, बिल्कुल। तो यहाँ के गांव वालों के लिए एक अलार्म का काम करता है। जैसे यहाँ बुनकर लोग हैं, इसकी आवाज़ सुन करके अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और नहा धो के रेडियो पे वो लोग बुनाई स्टार्ट कर देते हैं। शाम को 6:30 बजे से इसकी आवाज़ सुनते अपना काम बंद करते हैं। लास्ट में आपको सोसाइटी दिखाएंगे बुनकर रोड का। यहीं से राउंड मारेंगे, फोटोग्राफी लीजिए, घूम के आइए। बिल्कुल मारो, ये है तो सही।
कब क्या था ये? कलिंग वॉर के बाद। हाँ, कलिंग वार के बाद 261 BC के बाद। मैं जो बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा इस पे आप कोऑपरेट करेंगे बिल्कुल। ये इसको धमेक स्तूपा के नाम से जाना जाता है। स्तूपा, धमेक स्तूपा। इसका निर्माण 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने किया था कलिंग युद्ध के बाद, और ये उसी स्थान पे बनाया गया है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है। ये साथ में एक आर्कोलॉजिकल साइट है। इससे पहले ये पुराना रास्ता था जहाँ से यहाँ एंट्री करते थे हैं, और यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता था। अभी 10 से 12 साल पहले इसको क्लोज़ कर दिया गया और इसकी एंट्री जस्ट अपोजिट साइड में कर दी गई। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, तो इसके कैंपस में जाते हैं इसको देखने के लिए। लेकिन जो लोग मेन टेम्पल का दर्शन करने आते हैं वो लोग वो गेट के पास से इसका दीदार करते हैं, फ़ोटो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। क्योंकि अंदर जाने के बाद भी आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये पूरा कैंप रेलिंग से घिरा हुआ है। टिकट क्या रुपये का? इसमें आपको 25-30 रुपये लगता है ऑनलाइन टिकट है। हाँ, पर हेड ऑनलाइन बुक करना। तो हाँ, ठीक है सर। तो अशोक सम्राट जो कि मौर्य डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा है, उस समय 3rd सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक भारत एक अखंड भारत हुआ करता था। पूरे अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य ऐसी बात नहीं है, झूठ है। तो भाई छोड़, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा अशोक सम्राट जो कि मौर्य डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा था, उस समय 3rd सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक भारत एक अखंड भारत हुआ करता था, और पूरे अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का एक छत्र अधिपत्य था। अखंड भारत से मतलब है अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर के नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, ये पूरा एक भारत का ही एक अखंड हिस्सा हुआ करता था। और इस पे एक छत्र राज्य मौर्यंस का था। लेकिन जब वो साउथ की तरफ मूव करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविंस मिलता है कलिंग, जो कि उड़ीसा का एक समुद्र तटीय क्षेत्र था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। उस जमाने में वहाँ से मसालों का, कपड़ों का और हाथी दांत के व्यापार, अन्य तो बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी थी। उसको अपने राज्य में मिलाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए सबसे पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया था। फिर उसके पिता बिंदुसार ने आक्रमण किया, लेकिन कोई भी उसको जीत नहीं पाया। किसको? कलिंग को। उसका पूरे अखंड भारत में साम्राज्य स्थापित था एक्सेप्ट कलिंग को। तो अशोक उस समय छोटा था, उसके मन में एक इच्छा थी कि जो काम मेरे पूर्वजों ने नहीं किया, एक दिन बड़ा होकर मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और जैसे ही वो राजा बनता है, उसके 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर पूरी प्लानिंग और पूरी ताकत के साथ हमला करता है। और वो समय था 261 BC। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भीषण युद्ध होता है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु होती है और 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा घायल होते हैं। बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इतना रक्तपात होता है कि उस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय पिघल जाता है और वो सब त्याग करके बौद्ध धर्म धारण कर लेता है। उसके बाद बौद्ध धर्म धारण करने के बाद उसने अपने बेटे और बेटी और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसी समय बोधि वृक्ष की एक शाखा उन्हीं दोनों के द्वारा बोधगया से श्रीलंका में लगाया गया। और अशोक ने इस तरीके के 84,000 स्तूपों का निर्माण पूरे अखंड भारत में करवाया था, ये उनमें से एक है सर। लेकिन उनमें से कुछ उसने वो कर दिए थे। सबसे पहला यही है, बाद में मौर्य डायनेस्टी के बाद तुड़वा भी दिए, पर समय के साथ सब नष्ट होते चले गए। आज की डेट में इंडिया में बनाए गए अशोक द्वारा 4 स्तूपें अभी भी मौजूद हैं। आइए यहाँ पे आइए। सुंग डायनेस्टी, 1418 समान। अरे इसमें को निकाल। आज की डेट में इंडिया में बनाए गए 4 स्तूपें अभी भी मौजूद हैं इंडिया में। पहला है उड़ीसा में धवलगिरी नाम की जगह है, जहाँ पे इसने शांति स्तूपा बनाया। दूसरा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर। तीसरा राजगीर बिहार के अंदर एक हाइट पे बनाया गया। और चौथा ये धमेक स्तूप है, जो सभी स्तूपों में सबसे बड़ा है। इसकी हाइट 140 फीट है सर। कितनी है? 140। हाँ, और इसका डायमीटर 93 फीट है। ये पूरी तरीके से गोलाकार और एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्रवेश करने का कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं, ये सिर्फ एक परिक्रमा का एक माध्यम है। बुद्धिस्ट लोग आते हैं, इसके रेलिंग के साइड से परिक्रमा करते हैं और तिब्बती मंत्र ओम मनी पद्मे ओम, ओम मनी पद्मे ओम, ओम मनी पद्मे ओम, ओम मनी पद्मे ओम, इस तिब्बती मंत्र का जाप करते हैं और कैंडल ऑफर करते हैं। वो ब्राउन कलर का स्टैंड देख रहे हैं, कैंडल स्टैंड है। और एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसको खाता बोला जाता है, जिसपे तिब्बती मंत्र के सिंबल्स होते हैं। रॉ सिल्क से यहाँ बुनकर लोग बनाते हैं। इसमें अंदर है क्या फिर ऐसे? ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये अंदर से खोखला है या सॉलिड है, इसका पता करने के लिए 1904 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी सेंटर पॉइंट से लेके बेसमेंट तक ड्रिलिंग करवाई थी। लेकिन सिर्फ कंक्रीट बाहर निकल के आई तो उन्होंने सर्टिफाइड किया कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। उससे पहले कई बार इस पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने हमला किया। उन्होंने सोचा इसमें खजाना होगा, जिसको लूटने के पर्पज से इसको तोड़ा गया था। जैसे हमारे मंदिरों को तोड़ करके खजाने चुरा लिया करते थे। ये टूटा ही नहीं?
तो आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन वाले पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ 2300 ईयर ओल्ड। और इधर लेफ्ट साइड में प्लेन पत्थर की चीज़ दिखाई दे रही है। इसकी सफाई भी नहीं होती। ये डैमेज नहीं, इसकी हर 8 साल 10 साल पे इसकी पॉलिशिंग होती है। इसमें जो काले धब्बे पड़ जाते हैं उसको छुड़ाया जाता है, जहाँ डैमेज होता है उसको रिपेयर किया जाता है। तो जो प्लेन पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये डैमेज एरिया था, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने नए पत्थर लगा के इसके शेप को बनाए रखा है। इसको बनाने के लिए पहले 20 तक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। उस ज़माने में लखौड़ी ईंटें हुआ करती थी जो शेप लायक होती थी, उनका कोई आकार नहीं होता था। और इसको बनाने के लिए चूना, सुर्खी, चावल का माड़, उड़द की दाल का पानी, चिपकाने के लिए, जिसको खांड बोला जाता है, तेल का रस और कई सारे नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया गया था। उस ज़माने में सीमेंट का आविष्कार नहीं था। उसके बावजूद भी देखिए 2300 साल पुरानी इमारत आज भी यहाँ खड़ी है और तोड़ने की कोशिश के टूटी नहीं है। नहीं, टूटी नहीं सर इसमें। ये एक रैलिक स्तूपा सर, इसके बेसमेंट में बुद्ध के एशेस, उनकी राख को समाहित किया गया है। बुद्ध जब एक्सपायर हुए थे तो उनको हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका क्रिमेशन किया गया था, उनको जलाया गया। तो उनकी जो राख थी उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हुए देश के बड़े बड़े बौद्ध मठों में उसको वितरित कर दिया गया। अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन सभी एशेस को उसने इकट्ठा करवाया और 84,000 छोटे छोटे बॉक्सेस में उसको संरक्षित किया। और जहाँ जहाँ उसने स्तूपों का निर्माण किया उसके बेसमेंट में उनके एशेस को डाल करके उस प्लेस को और उस चीज़ को हमेशा के लिए अमर कर 100 साल पुराना ना जी सर। आप लोग भी फोटो लेने यहाँ पर ये 3-4 मंदिर देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं उनके साथ में, और वो मंदिर दिखा रहे हैं। जापानीज़ मंदिर भी है, श्रीलंका का मंदिर तो हमने देख लिया यहाँ पर जिसको बोलते हैं, और बाकी का अशोक स्तंभ और अशोक चक्र ये सब देखने के लिए जा रहे हैं। भूषण का यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से IPL वो कर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। पंकज बैठ गया बाइक पे गाइड भैया के साथ में। डिजाइन होता है उसको पैगोडा डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, जापान में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फ्लड, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं अपना घर टेंपल बनाने के लिए, ताकि दोबारा उसको टूटने पे दोबारा से उसको बनाया जा सके। लेकिन ये इंडिया में है इसलिए ये ऊपर से सीमेंटेड है, अंदर से ये वुडन है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्योर चंदन की लकड़ी का लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। और इसके अंदर जितनी भी फर्नीचर हैं, मूर्तियां हैं, झूमर है जिस पे गोल्ड पॉलिश लगाई गई है, ये सब चंदन की लकड़ी का बना है। यही इसकी खासियत है सर। ये बता देंगे सर, आइए ऊपर। ये बड़ा खतरनाक सा बन रहा है। ये दोनों साइड से कवर कर रहा है क्या? नहीं, हाँ, दोनों साइड से नहीं कर रहा अभी। तो वो लोग गरीब लोग थे, तो दलाई लामा यहाँ पे आए, उनकी स्थिति को देखा और गवर्नमेंट से कंसल्ट किया। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं बनारस के, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और इनको गोद ले लिया। आपने न्यूज़ में देखा होगा, मोदी जी ने बुनकरों को गोद लिया था और जिसके तहत उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास बना के दिया गया। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया। तो सोसाइटी में जमा करते हैं और यहीं से पूरे बनारस ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। गवर्नमेंट ने ये प्लान किया, एकदम हाँ, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ पे कोई GST कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए सेठ मारवाड़ी व्यापारी लोग यहाँ से माल उठा करके उसमें अपना लोगो, GST, टैक्स, प्रॉफिट, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन से चार्जेस ऐड करके मार्केट में 3 गुना 4 गुना दाम में बेचते हैं। अच्छा, फिर भी यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस है वो क्या होगा सर? वहाँ देखिए, वो मार्केट में जो चीज़ें मिलती है उससे 30 से 35% आपको चीप मिलेगा। यहाँ पहले देखेंगे कैसे वो लोग बुनाई करते हैं। आइए, अगर कुछ अच्छा लगता है तो अपने लिए, माता जी के लिए, सिस्टर के लिए, रिलेटिव्स के लिए आप देखिए। ये हैंडलूम है, इसको हथकरघा भी बोला जाता है। ये हमारी पुरानी पद्धति है बुनाई करने की। आज तो हर चीज़ का मशीनीकरण हो रहा है सर, लेकिन ये पुरानी पद्धति जिसको अभी प्रिजर्व किया जा रहा है। इस तरीके के 9,500 हैंडलूम गांव में ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि ये जो मशीन है इसको जकार्ड मशीन बोलते हैं। ये होता है पंचकार, तो जो छेद है यही साड़ी का डिज़ाइन होता है सर। इस प्लेस को बोलते हैं ताना, और ये होता है बाना जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। कबीरदास का ताना बाना आपने सुना होगा, यही ओरिजिनल ताना बाना है। इसे पैरों से दबाएंगे, इसमें लेयर खुलती है। बाने को इस साइड से उस साइड फेंकते हुए तेज़ी से इसको पुश करते हैं, तो इस पर जो डिज़ाइन होती है वो इस पर छपती चली जाती है। हैंडलूम की खासियत होती है, ऊपर ये अपर वाला पोर्शन जो होता है वो अपोजिट होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन फ्रंट होता है।
गाँव में इसी तरीके से बुनाई होती है, बड़ी मेहनत से लोग बुनाई करते हैं और बना करके यहाँ पे जमा करते हैं। आइए यहाँ पे आइए बैठिए। साड़ी बनाते हैं ये गाइस, हमने साड़ी खरीदने के बाद में अब हम जा रहे हैं कंबोडिया टेम्पल में देखते हैं। और साड़ियाँ रीजनेबल प्राइस तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, 1% भी रीजनेबल प्राइस नहीं था भाई, बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है। बट ये है कि हैंडमेडेड हैं, अपनी आंखों के सामने बनी हुई साड़ियाँ हैं, मतलब कि बन तो रही थी, अंदर देखी थी हमने। तो बस यही एक संतुष्टि है हमें। मेरे संतुष्टि तो तू ही बैठा, ठीक है। चलो हम जरा कंबोडिया टेम्पल घूम कर आते हैं। सर ये कंबोडिया टेम्पल है, ये भी न्यूली बना है 2013 में, ठीक है। कंबोडियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। कंबोडिया एक बुद्धिस्ट कंट्रीज है। अंदर जाएंगे तो 6 फीट हाइट की सिंगल स्टोन मार्बल की मूर्ति स्थापित है बुद्ध की, और इनके रिचुअल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यही अंदर और झंडा भी उसमें इसका दिख रहा है। ये गेट जो है 2019 में बन के तैयार हुआ है। वहाँ चप्पल जूता उतारेंगे, अंदर जाइए, दर्शन करिए, फोटो तो यहाँ पर एक कंबोडियन टेम्पल में आए थे, जो कि जहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन टाइम, दिख रहा है आपको, इंडियन टाइम दिख रहा है यहाँ पर। और इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंबोडियन टाइम, दिख रहा है आपको, कंबोडियन। ये रहा, ये देखिए यहाँ पर मैं अंदर के अंदर कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये कंबोडियन टेम्पल लास्ट था हमारा। इसके बाद में हमारा ये सारा भ्रमण पूरा हो चुका है। और जाना पड़ेगा। और ये भैया थे जिन्होंने हमें सारी की सारी ये हमारे जहाँ बताया है। तो व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और ये हमारा इस ट्रिप का, यहाँ का टेम्पल्स का ये वाला लास्ट व्लॉग था, और बाकी के उसके बाद में अलग अलग व्लॉग्स आएंगे। तो जिसने वीडियो पूरी देखी हो प्लीज़ उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अब आपसे आगे। इसको ज़्यादा जल्दी हो रही जाने की।